हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ये 10th क्लास का है, लास्ट चैप्टर है। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना हमारे लिए नया नहीं है। जीवन हमेशा भारत की परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। यह हमारी संपोषित लंबी परंपराओं और प्रथाओं, रीति रिवाजों, कला व शिल्प, त्यौहार, भोजन अवस्थाओं, अनुष्ठान व लोकगीत के साथ एकीकृत है। हमें यह दर्शन है कि संपूर्ण प्राकृतिक संसार सद्भाव में रहे, जो संस्कृति के प्रसिद्ध वाक्यांश वसुदेव कुटुंबकम में परिलक्षित होता है, जिसका अर्थ है सदैव पृथ्वी एक परिवार है। इस वाक्यांश का उल्लेख महाउपनिषद में मिलता है, जो शायद प्राचीन भारतीय साहित्य अर्थवेद का ही एक हिस्सा है। कक्षा 9 में हमने प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मृदा, वायु, जल के बारे में पढ़ा तथा यह भी जाना कि विभिन्न घटकों का प्रकृति में बार बार चक्रण किस प्रकार होता है। पिछले अध्याय में हमने यह भी पढ़ा कि हमारे क्रियाकलाप में उन संसाधनों का प्रदूषण हो रहा है। इस अध्याय में हम कुछ संसाधनों के बारे में जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि हम किस प्रकार उनका उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि हम यह भी सोचें कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसाधनों का संपोषण हो सके और हम अपने पर्यावरण का संरक्षण भी कर सके। हम वन, वन्यजीव, जल, कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करेंगे तथा उन समस्याओं पर भी विचार करेंगे कि संपोषित विकास हेतु इन संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। हम अक्सर ही पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में सुनते या पढ़ते हैं। यह अधिकतर वैश्विक समस्याएं हैं तथा इनमें समाधान एवं परिवर्तन में हम अपने आप को असहाय पाते हैं। इनके लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं विनियमन हैं तथा हमारे देश में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं। क्रियाकलाप 16.1 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के विनियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का पता लगाइए। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम इन मानकों को प्राप्त करने हेतु किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। क्रियाकलाप 16.2 ऐसे अनेक संगठक हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में लगे हैं। वे ऐसे क्रियाकलापों का भी प्रोत्साहन करते हैं जिससे हमारे पर्यावरण एवं प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। अपने आसपास के क्षेत्र, शहर, कस्बे, गांव में कार्य करने वाले संगठकों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। पता लगाइए कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं। संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन, निशेषण से उत्पन्न समस्याओं के विषय में जागरूकता हमारे समाज में अपेक्षाकृत एक नया आयाम है। जब यह जागरूकता बढ़ती है तो कुछ ना कुछ कदम भी उठाए जाते हैं। आपने गंगा सफाई योजना के विषय में अवश्य ही सुना होगा। कई करोड़ की यह योजना करीब 1985 में इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। चित्र 16.1 कॉलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत्र में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है। जैसा कि चित्र में गंगा जल में संपूर्ण कोलीफॉर्म गणना स्तर दिखाया गया है। गंगा का प्रदूषण। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। इसके किनारे स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के 100 से भी अधिक नगरों ने इसे एक नाले में बदल दिया है। इसका मुख्य कारण इन नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल का इसमें प्रभावित किया जाना है। इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलाप है: नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख एवं शवों को बहाना। यही नहीं, उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन ने गंगा का प्रदूषण स्तर इतना बढ़ा दिया है कि इसके विषैले आदि अन्य कारण हैं। इसमें जल में मछलियां मरने लगी। नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प के प्रभावी न्यूनीकरण के 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग है, जिसे अक्टूबर 2016 में स्थापित किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मापन योग्य कुछ
कारकों का प्रयोग करके प्रयुक्त जल की गुणवत्ता का निर्धारण अथवा प्रदूषण मापन किया जाता है। कुछ प्रदूषक अत्यल्प मात्रा में होते हुए भी हानिकारक हो सकते हैं। इनके मापन के लिए हमें अत्यंत परिष्कृत उपकरणों की आवश्यकता होती है। परंतु अध्याय 2 में हम यह भी पढ़ चुके हैं कि जल का पीएच सरलता से सार सूचक की सहायता से मापा जा सकता है। क्रियाकलाप 16.3 सार सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से अपने घर में आपूर्त पानी का पीएच ज्ञात कीजिए। अपने अड़ोस पड़ोस के जलाशय, तालाब, झील, नदी, झरने का पीएच भी ज्ञात कीजिए। क्या अपने प्रेक्षणों के आधार पर आप बता सकते हैं कि जल प्रदूषित है अथवा नहीं? परंतु हमें समस्या के विशाल रूप को देखकर हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके द्वारा हम स्थिति में अंतर ला सकते हैं। आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर के विषय में तो अवश्य सुना होगा। इनकार, रिफ्यूज, रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग, रीपर्पस पुनः प्रयोजन, रिसाइकल पुनः चक्रण ये बताते हैं। इनकार, इसका अर्थ है कि जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता नहीं है उन्हें लेने से इनकार करना। उन उत्पादकों को खरीदने से इनकार करें जो आपको, आपके परिवार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लास्टिक के थैलों को लेने के लिए इनकार करें। कम उपयोग, इसका अर्थ है कि आपको कम से कम उपयोग का वस्तु का उपयोग करना चाहिए। आप बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। आप टपकने वाले नल की मरम्मत करके जल की बचत कर सकते हैं। आपको आहार व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्या आप कुछ अन्य वस्तुओं के विषय में सोच सकते हैं जिनका उपयोग कम किया जा सकता है? पुनः उपयोग, यह पुनःचक्रण से भी अच्छा तरीका है, क्योंकि पुनःचक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय होती है। पुनः उपयोग के तरीके में आप किसी वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं। लिफाफों के फेंकने की अपेक्षा आप फिर से उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे इत्यादि का उपयोग में रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए किया जा सकता है। अन्य कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं? पुनः प्रयोजन, इसका अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती, तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग करें। उदाहरण के लिए टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तनों में पौधे उगाना। पुनः चक्रण, इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थों का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तु बनानी चाहिए। जब तक अति आवश्यक ना हो, इसका नया उत्पादन संश्लेषण विवेकपूर्ण नहीं है। इसके पुनः चक्रण के लिए पहले हमें अपद्रव्य को अलग करना होगा, जिससे कि पुनः चक्रण योग्य वस्तुएं दूसरे कचरे के साथ भराव क्षेत्र में ना फेंक दी जाए। क्या आपके गांव, कस्बे अथवा नगर में कोई ऐसा प्रबंध है जिससे इन पदार्थों का पुनः चक्रण किया जा सके? यही नहीं, अपनी दैनिक आवश्यकताओं क्रियाकलापों पर नियंत्रण लेते समय भी हम पर्यावरण संबंधी निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारे चयन में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रभाव तात्कालिक, दीर्घकालिक और व्यापक हो सकते हैं। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित तो करती है, साथ ही साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अतः संपोषित विकास के जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन निहित है। यह लोगों के ऊपर निर्भर है कि वे अपने चारों ओर के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संसाधनों के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार करना होगा। क्रियाकलाप 16.4, क्या आप कई वर्षों के बाद किसी गांव अथवा शहर में गए हैं? यदि हाँ, तो क्या पिछली बार की अपेक्षा नए घर एवं सड़कें बन गई है? आपके विचार में इन्हें बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई होगी? उन पदार्थों की सूची बनाइए तथा उनके स्रोतों का भी पता लगाइए। अपने द्वारा बनाई गई सूची को अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। क्या आप ऐसे उपाय सुझा सकते हैं जिनसे इन वस्तुओं के उपयोग में कमी लाई जा सके? 16.1, हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है? केवल सड़कों एवं इमारतें ही नहीं, परंतु वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे भोजन, कपड़े, पुस्तकें, खिलौने, फर्नीचर, औजार तथा वाहन इत्यादि, सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। हमें केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है, वह है ऊर्जा, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। परंतु यह ऊर्जा भी हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के द्वारा प्रक्रमों से तथा विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों द्वारा ही प्राप्त होती है। हमें अपने संसाधनों को सावधानी पूर्वक विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह संसाधन सीमित नहीं है। स्वास्थ्य
सेवाओं में सुधार के कारण हमारी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग भी कई गुना तेजी से बढ़ी है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा कि ये अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। संसाधनों का अर्थ उनका दोहन अथवा शोषण नहीं है। इस प्रबंधन में इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इसका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो, ना कि मात्र मुट्ठी भर अमीर और शक्तिशाली लोगों को इनका लाभ मिले। एक बात पर और ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो हम पर्यावरण की क्षति पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए खनन से प्रदूषण होता है, क्योंकि धातु के निष्कर्षण के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातुमल भी निकलता है। अतः संपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की भी आवश्यकता होनी चाहिए। संपोषित विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की वर्तमान वैश्विक चिंताएं हमारे देश में प्राकृतिक संरक्षण की लंबी परंपरा व संस्कृति की तुलना में हाल ही की है। पूर्व ऐतिहासिक भारत में प्रकृति संरक्षण और संपोषित विकास के सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित हो गई थी। हमारा प्राचीन साहित्य ऐसे उदाहरणों से भरा है जहाँ मूल्य और प्रकृति के प्रति मनुष्य की संवेदनशीलता की महिमा और सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई थी। क्रियाकलाप 16.5 अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी व प्रकृति संरक्षण के लिए परंपरागत तरीकों का अवलोकन करें। अपना अनुभव सभी सहपाठियों को बताएं। एक रिपोर्ट विवरणी बनाकर जमा करें। भारतीय साहित्य जैसे उपनिषद व स्मृतियों में जंगलों के उपयोग और प्रबंधन तथा संपोषितता को एक अंतर्निहित विषय के रूप में जोड़ दिया गया है। संस्कृत साहित्य अथर्ववेद की एक ऋचा के अनुसार गृहस्थे पर्वता हिमवंत्रोणे पृथ्वी स्नोइन नर्मस्तु। इस प्रकार से भरभू कृष्णाम रोहिणी विश्वरूपा ध्रुवा भूमि पृथ्वी मिद्रगुप्ताम अजितो हर्तो अक्षत्रोध्यष्टा पृथ्वी महतम। अर्थवेद में ये दोहा दिया गया है जिसमें कहा गया है, हे पृथ्वी देवी तुम्हारे बिना बर्फ वाले और बर्फ वाले पर्वत जंगल कल्याणकारी हो। हे विभिन्न रंगों वाली स्थिर एवं रक्षित पृथ्वी जिस पर मैं अजय अनाहत अक्षत होकर रहूं। एक अन्य ऋचा के अनुसार यते भूमि विक्नोमि शिपरम तद्दपि रोहतु माते मर्म विमृगवरी माते हृदय यम समर्पित। अर्थवेद में लिखा गया है, भूमि मैं जो तुम में खड्डा गर्त खोदता हूँ वह शीघ्र ही भर जावे। मैं तुम्हारे मर्म चराचर जगत को और हृदय को हत करने वाला ना बनूं। बाद में देवी चंद द्वारा लिखित पुस्तक अर्थवेद संस्कृत टेक्स्ट विद इंग्लिश ट्रांसलेशन में अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। वैदिक काल के दौरान जंगल वनस्पति के उत्पादक व साथ ही सुरक्षात्मक पहलू दोनों पर बल दिया गया है। वैदिक काल के अंत में कृषि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में उभरी। यह वह समय था जब पवित्र जंगलों व गुफाओं, पवित्र गलियारों व विभिन्न प्रकार की जातीय व आणविक प्रथाओं जैसे सांस्कृतिक परिदृश्य की अवधारणाएं विकसित हुई, जो वैदिक काल के बाद भी लगातार चलती रही। साथ ही व्यापक श्रेणी की जातीय वानिकी प्रथाओं को परंपराओं, प्रथाओं, अनुष्ठानों के साथ एकीकृत करते हुए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जाती रही। 16.2 वन एवं वन्य जीवन। वन जैव विविधता की विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल है। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या है, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप जीवाणु, कवक, फर्ण, पुष्पी, पादप, स्तुत्र, कृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। वंशागत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। प्रयोगों और वस्तुस्थिति के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व भी नष्ट हो सकता है। क्रियाकलाप 16.6 जिन वन उत्पादक का आप प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। आपके विचार में वन के निकट रहने वाला व्यक्ति किन वस्तुओं का उपयोग करता होगा? वन के अंदर रहने वाला व्यक्ति किन वस्तुओं का उपयोग करता होगा? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि उपरोक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं में क्या कोई अंतर है अथवा कोई अंतर नहीं है एवं इनके कारण का भी पता लगाइए। 16.2.1 स्टेक होल्डर दावेदार। हम सभी विभिन्न वन उत्पादों का प्रयोग करते हैं।
परंतु वन संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर है। हम में से कुछ लोगों के पास कुछ विकल्प है, परंतु कुछ के पास नहीं। जब हम वन संरक्षण की बात सोचते हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि इसके दावेदार कौन हैं। एक वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं। दो, सरकार का वन विभाग जिनके पास वनों का स्वामित्व है तथा वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। तीन, उद्योगपति जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर कागज़ मील तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वे वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते। वन्य जीव जीवन एवं प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं। आइए देखें कि प्रत्येक समूह को वन आवश्यकताएं क्या है अथवा वन से हमें क्या प्राप्त होता है। स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी, छोटी लकड़ियाँ एवं छाजन की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। बांस का उपयोग झोपड़ी बनाने, भोजन एकत्र करने, भंडारण के लिए किया जाता है। खेती के औजार, मछली पकड़ने एवं शिकार के औजार मुख्यतः लकड़ी के बने होते हैं। इसके अतिरिक्त वन मछली पकड़ने एवं शिकार स्थल भी होते हैं। विभिन्न व्यक्ति फल, नट्स एवं औषधि एकत्रित करने के साथ साथ अपने पशुओं को वन में चराते हैं अथवा उनका चारा वनों में एकत्र करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि वन संपदा का इस प्रकार उपयोग करने से इन संसाधनों का ह्रास हो जाएगा? यह मत भूलिए कि अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले लोग इन्हीं वनों में शताब्दियों से रह रहे थे। अंग्रेज़ों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उनसे पहले यहाँ के मूल निवासियों ने ऐसी विधियों का विकास किया जिससे संपोषण भी होता रहे। अंग्रेज़ों ने न केवल वनों पर आधिपत्य जमाया वरन अपने स्वार्थ के लिए इनका निर्ममता से दोहन भी किया। यहाँ के मूल निवासियों को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया गया तथा वन संसाधनों का किसी सीमा तक अत्यधिक दोहन भी प्रारंभ हो गया। स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों का नियंत्रण तो अपने हाथ में ले लिया, परंतु प्रबंधन व्यवहार में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं ज्ञान की उपेक्षा होती रही। अतः वनों के बहुत बड़े क्षेत्र एक ही प्रकार के वृक्षों जैसे पाइन, चीड़, टीक, यूकेलिप्टस के वनों में परिवर्तित हो गए। इन वृक्षों को उगाने के लिए सर्वप्रथम सारे क्षेत्र से अन्य सभी पौधों को हटा दिया गया, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता बड़े स्तर पर नष्ट हो गई। यही नहीं, स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे पशुओं के लिए चारा, औषधि हेतु वनस्पति, फल एवं नट इत्यादि की आपूर्ति भी नहीं हो सकी। इस प्रकार के रोपण से उद्योगों को लाभ मिला, जो वन विभाग के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया। क्या आप जानते हैं कि कितने उद्योग वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं? टिम्बर, इमारती लकड़ी, कागज, लाख, खेल के सामान इसके कुछ उदाहरण हैं। उद्योग इन वनों को अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चे माल का स्रोत मात्र ही मानते हैं। निहित स्वार्थ से लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार से उद्योग के लिए कच्चे माल को बहुत कम मूल्य पर प्राप्त करने में लगा रहता है, क्योंकि स्थानीय निवासियों की अपेक्षा इन व्यक्तियों की पहुंच सरकार में काफ़ी ऊपर तक होती है, अतः उन्हें उस क्षेत्र के संपोषित विकास में कोई रुचि नहीं होती। उदाहरण के लिए, किसी वन के टीक के सभी वृक्षों को काटने के बाद वह दूरस्थ वनों से टीक प्राप्त करने लगेंगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वे इनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करें, जिससे कि वह आगे आने वाले पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। आपके विचार में लोगों को इस प्रकार व्यवहार करने से कैसे रोका जा सकता है? क्रियाकलाप 16.7, किन्हीं दो वन उत्पादों का पता लगाइए जो किसी उद्योग के आधार है। चर्चा कीजिए कि यह उद्योग लंबे समय तक संपोषित हो सकता है अथवा क्या हमें इन उत्पादों की खपत को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अंत में हम चर्चा करते हैं प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमियों की जो पर निर्भर तो नहीं है, परंतु वनों के प्रबंधन में इनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है। संरक्षण का प्रारंभ बड़े जंतुओं जैसे शेर, चीता, हाथी, गैंडा से हुआ था। अब उन्होंने संपूर्ण जैव विविधता को पूर्ण रूप से संरक्षित रखने के महत्व को समझ लिया है, परंतु क्या हमें ऐसी व्यक्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं देना चाहिए जो वन तंत्र का भाग बन गए हैं? इस बात की पर्याप्त प्रमाण है कि स्थानीय निवासी परंपरा अनुसार वनों के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के विश्नोई समुदाय
के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। अध्ययनों ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि वनों के परंपरागत उपयोग तरीकों के विरुद्ध पूर्वाग्रह का कोई ठोस आधार नहीं है। उदाहरणतः विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित क्षेत्र में एल्पाइन के वन हैं, जो भेड़ों के चरागाह थे। घुमंतू खानाबदोश चरवाहे प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकाल में अपनी भेड़ें घाटी से इस क्षेत्र में चराने के लिए ले जाते थे, परंतु इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बाद इस परंपरा को रोक दिया गया। अब यह देखा गया है कि पहले तो यह घास बहुत लंबी हो जाती है, फिर लंबाई के कारण जमीन पर गिर जाती है, जिससे नई घास की वृद्धि रुक जाती है। संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को बलपूर्वक रोकने की प्रबंधन नीति संभवतः लंबे समय तक सफल नहीं हो पाई। किसी भी प्रकार से वनों को होने वाली क्षति के लिए केवल स्थानीय निवासियों को ही उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं है। हम औद्योगिक आवश्यकताओं एवं विकास परियोजनाओं जैसे कि सड़क एवं वाहन निर्माण से वनों के विनाश अथवा इसको होने वाली क्षति से आंखें नहीं मूंद सकते हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के द्वारा अथवा उनकी सुविधा के लिए की गई कई व्यवस्था से होने वाली क्षति के बारे में भी विचार करना होगा। हमें मानना होगा कि वनों की प्राकृतिक छवि में मनुष्य का हस्तक्षेप बहुत अधिक है। हमें इस हस्तक्षेप की प्रकृति एवं सीमा को नियंत्रित करना होगा। वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना होगा जो पर्यावरण एवं विकास दोनों के हित में हो। दूसरे शब्दों में, जब पर्यावरण अथवा वन संरक्षित किए जाए तो उनके सुनियोजित उपयोग का लाभ स्थानीय निवासियों को मिलना चाहिए। यह विकेंद्रीकरण की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक विकास एवं पारिस्थितिक संरक्षण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जिस प्रकार का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हम चाहते हैं, उससे ही अंततः यह निर्णय होगा कि इससे पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है अथवा इसका और विनाश हो रहा है। पर्यावरण को पौधों और जंतुओं का सजावटी संग्रह मात्र नहीं माना जा सकता है। यह एक जटिल व्यवस्था है जिससे हमें उपयोग हेतु अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। हमें अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास की आपूर्ति हेतु इन संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना होगा। 16.2.2 संपोषित प्रबंधन। हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या उपरोक्त सभी दावेदारों के लक्ष्य वन प्रबंधन के संदर्भ में समान है। उद्योगों को वन संपदा अधिकतर बाजार के मूल्य से बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है, जबकि स्थानीय निवासियों को उनसे वंचित रखा जाता है। चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम है। यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में एक घटना से 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ था, क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया। एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए, जबकि वहां के निवासी पुरुष वहां नहीं थे। बिना किसी डर के वहां की महिलाएं फौरन वहां पहुंच गई तथा उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों से भरकर चिपक कर ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका। अंततः ठेकेदारों को अपना काम बंद करना पड़ा। प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण की इस प्रतियोगिता में पुनः पूर्ति होने वाली उन संसाधनों का संरक्षण अंतर्निहित है। इसी उद्देश्य से उनके उपयोग के तरीके पर प्रश्न उठाए गए हैं। लकड़ी के ठेकेदार ने उस क्षेत्र के सारे वृक्षों को काट कर गिरा दिया होता और क्षेत्र सदा के लिए वृक्षहीन हो जाता। प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण की इस प्रतियोगिता में पुनः पूर्ति होने वाले इन संसाधनों का संरक्षण अंतर्निहित है। इसी उद्देश्य से उनके उपयोग के तरीकों पर प्रश्न उठाए गए। लकड़ी के ठेकेदार ने उस क्षेत्र के सारे वृक्षों को काट कर गिरा दिया होता
और क्षेत्र सदा के लिए वृक्षहीन हो जाता। स्थानीय समुदाय वृक्षों के ऊपर चढ़कर कुछ शाखाओं एवं पत्तियां ही काटता है, जिससे समय के साथ साथ उनका पुनः पूरण भी होता रहता है। चिपको आंदोलन बहुत तेजी से बहुत से समुदायों में फैल गया एवं जन संचार ने भी इसमें योगदान दिया तथा सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वन किसके हैं तथा वन संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए प्राथमिकता तय करने के लिए पुनः विचार पर मजबूर कर दिया। अनुभव ने लोगों को सिखा दिया कि वनों के विनाश से केवल वन की उपलब्धता की प्रभावित नहीं होती, वरन मिट्टी की गुणवत्ता तथा एवं जल स्रोत भी प्रभावित होते हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी से निश्चित रूप से वनों के प्रबंधन की दक्षता बढ़ेगी। वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए साल के वनों को पुनः पूर्ण करने की अपनी योजना के असफल होने के कारणों का पता लगा। सतर्कता की परंपरागत विधियों और पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोग और प्रशासन में बहुत दूरी हो गई, जिसके फलस्वरूप वन कर्मचारियों और ग्रामवासियों में अक्सर झड़पें होने लगी। इन झगड़ों ने नक्सली जैसे हिंसक आंदोलनों को और भी हवा दी। अतः वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया एवं मिदनापुर के अराबाड़ी वन क्षेत्रों में एक योजना प्रारंभ की। यहाँ वन विभाग के एक दूरदर्शी अधिकारी AK बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया और उनके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वन की 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया। इसके बदले में निवासियों को क्षेत्र की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए रोजगार मिला, साथ ही उन्हें वहां से उपज की 25% के उपयोग का अधिकार भी मिला और बहुत कम मूल्य पर ईंधन के लिए लकड़ी और पशुओं को चराने की अनुमति भी दी गई। स्थानीय समुदाय की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से 1983 तक आराबाड़ी अराबाड़ी का साल वन समृद्ध हो गया तथा पहले बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य 12.5 करोड़ आंका गया। क्रियाकलाप 16.8 निम्न के द्वारा वनों को होने वाली क्षति पर परिचर्चा कीजिए। राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के लिए आरागृह रेस्ट हाउस का निर्माण करना, राष्ट्रीय उद्यानों में पालतू पशुओं को चराना, पर्यटकों द्वारा प्लास्टिक बोतल थैलियों तथा अन्य कचरों को राष्ट्रीय उद्यान में फेंकना। सभी के लिए जल। क्रियाकलाप 16.9 महाराष्ट्र के एक और गांव में जल की कमी की दीर्घकालीन समस्या से जूझ रहे ग्रामीण एक जल मनोरंजन पार्क का घेराव कर लेते हैं। इस पर परिचर्चा कीजिए कि क्या यह उपलब्ध जल का समुचित उपयोग है। धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता जल है। हम कक्षा 9 में एक संसाधन के रूप में जल के महत्व एवं जल के चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। मनुष्य ने किस प्रकार जल स्रोतों को प्रदूषित किया है, साथ ही मनुष्य की प्रकृति में दखल से अनेक क्षेत्रों में जल की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है। क्रियाकलाप 16.10 एक एटलस की सहायता से भारत में वर्षा की पैटर्न का अध्ययन कीजिए। ऐसे क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहाँ पर जल की प्रचुरता है तथा ऐसे क्षेत्रों को जहां उनकी बहुत कमी है। उपरोक्त क्रियाकलाप के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जल की कमी वाले क्षेत्रों एवं अत्यधिक निर्धनता वाले क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध है। वर्षा के प्रतिरूप के अध्ययन से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता का पूर्ण सत्य सामने नहीं आता। भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि वर्षा की अवधि वर्ष के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है। प्रकृति में मानसून के अभिधान के बाद भी क्षेत्रों के वनस्पति आच्छादन कम होने के कारण भूजल स्तर की उपलब्धता में काफ़ी कमी आई है। फसलों के लिए जल की अधिक मात्रा की मांग, उद्योगों से प्रभावित प्रदूषक एवं नगरों के कूड़ा कचरे ने जल को प्रदूषित कर इसकी उपलब्धता की समस्याओं को और अधिक जटिल बना दिया है। बांध, जलाशय एवं नहरों का उपयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्राचीन समय से किया जाता रहा है। पहले इन तकनीकों का प्रयोग स्थानीय लोगों द्वारा की गई दखल थी तथा स्थानीय निवासी इसका प्रबंधन
कृषि एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे, जिससे जल पूरे वर्ष उपलब्ध रह सके। इस भंडारित जल का नियंत्रण भली प्रकार से किया जाता था तथा जल की उपलब्धता और दशकों एवं सदियों के अनुभव के आधार पर इष्टतम फसल प्रतिरूप अपनाए जाते थे। सिंचाई के इन संसाधनों का प्रबंधन भी स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता था। अंग्रेजों ने भारत आकर अन्य बातों के साथ साथ इस पद्धति को भी बदल दिया। बड़ी परियोजनाओं जैसे कि विशाल बांध तथा दूर तक जाने वाली बड़ी बड़ी नहरों की सर्वप्रथम संकल्पना कर उन्हें क्रियान्वित क्रियान्वित करने का कार्य भी अंग्रेजों द्वारा किया गया, जिसे हमारे स्वतंत्र होने पर हमारी सरकार ने भी पूरे जोश के साथ अपनाया। इन विशाल परियोजनाओं से सिंचाई के स्थानीय तरीके उपेक्षित होते गए तथा सरकार धीरे धीरे इसका प्रबंधन एवं प्रशासन अपने हाथ में लेती चली गई, जिससे जल के स्थानीय स्रोतों पर स्थानीय निवासियों का नियंत्रण समाप्त हो गया। हिमाचल प्रदेश में कुल्हा लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली व्यवस्था का विकास हुआ। इन्हें कुल्हा कहा जाता है। झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों में पहाड़ी पर स्थित निचले गांवों तक ले जाया जाता है। इन कुल्हा से प्राप्त जल का प्रबंधन क्षेत्र के सभी गांवों की सहमति से किया जाता था। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि कृषि के मौसम में जल सर्वप्रथम दूरस्थ गांव को दिया जाता था, फिर उत्तरोत्तर ऊंचाई पर स्थित गांव उस जल का उपयोग करते थे। कुल्हा की देख रेख एवं प्रबंधन के लिए 2 अथवा 3 लोग रखे जाते थे, जिन्हें गांव वाले वेतन देते थे। सिंचाई के अतिरिक्त इन हिमाचल प्रदेश में कुल्हा लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली व्यवस्था का विकास हुआ। उन्हें कुल्हा कहा जाता था। झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गांवों तक ले जाया जाता था। इन कुल्हा से प्राप्त जल का प्रबंधन क्षेत्र के सभी गांवों की सहमति से किया जाता था। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि कृषि के मौसम में जल सर्वप्रथम दूरस्थ गांवों को दिया जाता था, फिर उत्तरोत्तर ऊंचाई पर स्थित गांव उस जल का उपयोग करते थे। कुल्हा की देखरेख एवं प्रबंधन के लिए 2 अथवा 3 लोग रखे जाते थे, जिन्हें गांव वाले वेतन देते थे। सिंचाई के अतिरिक्त इन कुल्हा से जल का भूमि में अंतःस्रवण भी होता रहता था, जो विभिन्न स्थानों पर झरने को भी जल प्रदान करता रहता था। सरकार द्वारा इन कुल्हा के अधिग्रहण के बाद इनमें से अधिकतर निष्क्रिय हो गए और जल के वितरण की आपस की भागीदारी की पहले जैसी व्यवस्था समाप्त हो गई। बांध हम बांध क्यों बनाना चाहते हैं? बड़े बांध में जल संग्रहण पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है, जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही नहीं वरन विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, जिसके विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इससे निकलने वाली नहरें जल की बड़ी मात्रा को दूरस्थ स्थानों तक ले जाती है। उदाहरणतः इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई है, परंतु जल के खराब प्रबंधन के कारण मात्र कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाने के कारण जल प्रबंधन के लाभ से बहुत से लोग वंचित रह गए हैं। जल का समान वितरण क्यों है? अतः जल स्रोत के निकट रहने वाले व्यक्ति गन्ना एवं धान जैसी अधिक जल खपत वाली फसल उगा लेते हैं, जबकि दूर के लोगों को जल मिल ही नहीं पाता। उन व्यक्तियों की व्यथा और भी बढ़ जाती है तथा असंतोष होता है, जबकि उन व्यक्तियों को जिन्हें बांध एवं नहर बनाते समय विस्थापित किया गया और उस समय के लिए किए गए वायदे भी पूरे नहीं किए गए। बड़े बांधों के बनाने के विरोध में उठ रहे उन कारणों की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। गंगा नदी पर बना टिहरी बांध इसका एक उदाहरण है। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के विषय में भी अवश्य ही पढ़ा होगा, जिसमें नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध हो रहा है। बड़े बांध के विरोध में मुख्यतः 3 समस्याओं की चर्चा विशेष रूप से होती है। सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते है और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। आर्थिक समस्या, क्योंकि इनमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ अपेक्षित नहीं है। पर्यावरणीय समस्याएं, क्योंकि उससे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। विकास की विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापित होने वाले अधिकतर व्यक्ति गरीब आदिवासी होते हैं, जिन्हें इन परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं होता तथा उन्हें अपनी भूमि एवं जंगलों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति भी समुचित नहीं होती। 1970 में बने तावा बांध के विस्थापितों को अभी भी वह लाभ नहीं मिल सके जिसका उनमें वायदा
उनसे वायदा किया गया था। जल संग्रहण एक पारंपरिक प्रौद्योगिकी द्वारा भारत के वाटर में देश के सबसे शुष्क क्षेत्र के सूखाग्रस्त गांव के हजारों ग्रामीणों की जिंदगी बदल पाए। 2 दशकों के प्रयास के बाद डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने राजस्थान में पानी इकट्ठा करने के लिए 8600 जोहेड और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया तथा राज्य भर के 1000 गांवों में पानी वापस लाया गया। 2015 में उन्होंने स्टॉकहोम पुरस्कार जीता। यह बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो ग्रह और उसके निवासियों की भलाई के लिए घर और उसके निवासियों की भलाई के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित संरक्षण में योगदान करने वाले व्यक्ति का सम्मान करता है। जल संग्रहण जल संपदा प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। उसका प्रमुख उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोत का विकास, द्वितीयक संसाधन पौधों एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा न हो। जल संभर प्रबंधन न केवल जल संभर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ता है वरन सूखे एवं बाढ़ को भी शांत करता है तथा निचले बांध एवं जलाशयों का सेवा काल भी बढ़ाता है। अनेक संगठन प्राचीन काल जल संरक्षण प्रणालियों को पुनः जीवित करने में लगे हैं जो बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं का विकल्प बन सकते हैं। इन समुदायों ने जल संरक्षण के ऐसे सैकड़ों तरीके विकसित किए हैं जिनके द्वारा धरती पर पड़ने वाली प्रत्येक बूंद का संरक्षण किया जा सके, यथा छोटे छोटे गड्ढे खोदना, झीलों का निर्माण, साधारण जल संभर व्यवस्था की स्थापना, मिट्टी के छोटे बांध बनाना, रेत तथा चूने के पत्थर के संग्रहक बनाना तथा घर की छतों से जल एकत्र करना। इससे भूस्तर बढ़ जाता है तथा नदी भी पुनः जीवित हो जाती है। जल संग्रहण वाटर हार्वेस्टिंग भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में खादीन, बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र के बंदारस्त एवं ताल, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बंधीस, बिहार में अहार तथा पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल्हा, जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब तथा तमिलनाडु के एरिश, केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा आदि। प्राचीन जल संग्रहण तथा जल परिवहन संरचनाएं आज भी उपयोग में है। उदाहरण के लिए चित्र 16.3 देखिए। जल संग्रहण तकनीक स्थानीय होती है तथा इसका लाभ भी स्थानीय सीमित क्षेत्र को होता है। स्थानीय निवासियों को जल संरक्षण का नियंत्रण देने से इन संसाधनों के अकुशल प्रबंधन एवं अतिदोहन कम होते हैं अथवा पूर्णतः समाप्य हो सकते हैं। बड़े समतल भूभाग में जल संग्रहण स्थल मुख्यतः अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान वर्षा ऋतु में पूरी तरह भर जाने वाली नालियाँ, प्राकृतिक जल मार्ग पर बनाए गए चेक डैम जो कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ पत्थरों द्वारा बनाए जाते हैं। इन छोटे पत्थरों के अवरोध के कारण इनके पीछे मानसून का जल तालाबों में भर जाता है। केवल बड़े जलाशयों में जल पूरे वर्ष रहता है परंतु छोटे जलाशयों में यह जल 6 महीने या इससे भी कम समय तक रहता है, इसके बाद यह सूख जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण नहीं है परंतु जल भौम स्तर में सुधार करना है। जल के भौम जल के रूप में संरक्षण के कई लाभ हैं। भौम जल से अनेक लाभ है। यह वाष्प बनकर उड़ता नहीं परंतु यह आसपास में फैल जाता है। बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इससे मच्छरों के जनन की समस्याएं भी नहीं होती है। भौम जल मानव व जंतुओं के अपशिष्ट से झीलों तालाबों में ठहरे पानी के विपरीत संदूषित होने से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। कोयला एवं पेट्रोलियम हमने कुछ स्रोत जैसे कि वन्य जीवन तथा जल के संरक्षण और संपोषण से संबंधित अनेक समस्याओं की चर्चा की है। यदि हम इनके संपोषण के उपाय अपनाएं तो इससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहेगी। अब हम एक और महत्वपूर्ण संसाधन जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला पेट्रोलियम पर चर्चा करेंगे जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। औद्योगिक क्रांति के समय से हम उत्तरोत्तर अधिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग हम दैनिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति तथा जीवन उपयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु कर रहे हैं। ऊर्जा संबंधी यह आवश्यकता हमें कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। इन ऊर्जा स्रोतों का प्रबंधन अन्य संसाधनों की अपेक्षा कुछ भिन्न तरीके से किया जाता है। पेट्रोलियम एवं कोयला लाखों वर्ष पूर्व जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होता है, अतः चाहे हम जितनी भी सावधानी से इसका उपयोग करें फिर भी यह स्रोत भविष्य में समाप्य हो जाएंगे। अतः तब हमें ऊर्जा के विकल्प स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता होगी। यह संसाधन यदि वर्तमान दर से प्रयोग में आते रहे तो ये कितने समय तक उपलब्ध रहेंगे। इस बारे में विभिन्न आकलनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे पेट्रोलियम के संसाधन
लगभग अगले 40 वर्षों में तथा कोयला अगले 200 वर्षों तक उपलब्ध रह सकते हैं। परंतु जब हम कोयले एवं पेट्रोलियम की खपत के बारे में विचार करते हैं तो ऊर्जा के अन्य स्रोतों के विषय में विचार का एकमात्र आधार नहीं है, क्योंकि कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर गंधक भी होते हैं। जब उन्हें इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इन उत्पादों में से नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैसें हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। कोयला एवं पेट्रोलियम पर विचार करने का एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि ये कार्बन के विशाल भंडार है। यदि इनकी संपूर्ण मात्रा का कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, जिससे तीव्र वैश्विक ऊष्मन होने की संभावना है। अतः इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। क्रियाकलाप 16.11 कोयले का उपयोग ताप बिजली घरों में एवं पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि डीजल एवं पेट्रोल का यातायात के विभिन्न साधनों, मोटर वाहन, जलयान, वायुयान में प्रयोग किया जाता है। आज के युग में विद्युत संयंत्रों एवं यातायात में विद्युत के प्रयोग के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः क्या आप कुछ ऐसी युक्ति सोच सकते हैं जिससे कोयला एवं पेट्रोलियम के उपयोग को कम किया जा सके? कुछ सरल विकल्पों से हमारे ऊर्जा की खपत में अंतर पड़ सके। लाभ हानि पर्यानुकूलन पर विचार कीजिए। बस में यात्रा, अपना वाहन प्रयोग में लाना अथवा पैदल साइकिल से चलना, अपने घरों में बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग करना, लिफ्ट का प्रयोग करना तथा सीढ़ियों का उपयोग करना, सर्दी में एक अतिरिक्त स्वेटर पहनना अथवा हीटर या सिंगड़ी का प्रयोग करना। कोयला या पेट्रोलियम का उपयोग हमारी मशीन की दक्षता पर निर्भर करता है। यातायात के साधनों में मुख्यतः आंतरिक दहन इंजन का उपयोग होता है। आजकल अनुसंधान इस विषय पर केंद्रित है कि इसमें ईंधन का पूर्ण दहन किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है जिससे कि इनकी दक्षता भी बढ़े तथा वायु प्रदूषण को भी कम किया जा सके। क्रियाकलाप 16.12 आपने वाहनों से निकलने वाली गैसों के यूरो 1, यूरो 2 मानक के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा। पता लगाइए कि ये मानक वायु प्रदूषण कम करने में किस प्रकार सहायक है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का दृश्य अवलोकन। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन एक कठिन कार्य है। इस पर विचार करने के लिए हमें खुले दिमाग से सभी पक्षों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा। हमें यह तो मानना ही होगा कि लोग अपने हित को प्राथमिकता देने का भरपूर प्रयास करेंगे, परंतु इस वास्तविकता को लोग धीरे धीरे स्वीकार करने लगे हैं कि कुछ व्यक्तियों के निहित स्वार्थ बहुसंख्यकों को दुख का कारण बन सकते हैं तथा हमारे पर्यावरण का पूर्ण विनाश भी संभव है। कानून, नियम एवं विनियमन से आगे हमें अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं को सीमित करना होगा, जिससे कि विकास का लाभ सभी को एवं सभी भावी पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके। आपने क्या सीखा? हमारे संसाधनों जैसे वन, वन्य जीव, कोयला एवं पेट्रोलियम का उपयोग संपोषित रूप से करने की आवश्यकता है। कम उपयोग, पुनः चक्रण की नीति अपनाकर हम पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं। वन संपदा का प्रबंधन सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रख कर करना चाहिए। जल संसाधनों के संग्रहण हेतु बांध बनाने में सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय समस्याएं आती है। बड़े बांधों का विकल्प उपलब्ध है। यह स्थान क्षेत्र विशिष्ट है तथा इनका विकास किया जा सकता है जिससे स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्र के संसाधनों का नियंत्रण सौंपा जा सके। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला एवं पेट्रोलियम अंततः समाप्त हो जाएंगे। उनकी मात्रा सीमित है और उनके दहन से पर्यावरण प्रदूषित होता है। अतः हमें इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।